कि कंजेनाइटल हिप डिसलोकेशन ये बच्चों में अक्सर क्यों पाया जाता है एंड ये किस एज से यूजुअली नज़र आता है बच्चों में? तो एक ज़माने में इसका नाम था कंजेनाइटल हिप डिसलोकेशन, बट आजकल इसको कंजेनाइटल नहीं बोलते हैं, इसको डेवलपमेंटल हिप डिसलोकेशन बोलते हैं। क्योंकि कंजेनाइटल से सबको ये लगता है कि पैदाइशी है और बचपन से जैसे बच्चा पैदा हुआ है तब से है, बट ये कंडीशन ऐसा नहीं है, क्योंकि डिलीवरी के बाद भी बीच में आ सकता है। तो इसीलिए वो डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप बोल के नाम उसका बदल दिया है। जी, अब ये बच्चों में क्यों इतना ज़्यादा कॉमन नज़र आ रहा है, उस बारे में हमें कुछ बताइए आप। ऐसा नहीं है कि पहले से ज़्यादा है, अभी पहले जितना इंसिडेंस था अभी भी उतना ही है, बट उसमें क्या है, अगर फीमेल है, लड़की है और ब्रीच प्रेजेंटेशन है, ब्रीच यानी पेट में रहता है तो बच्चे का सर ऊपर रहता है, नॉर्मली सर नीचे रहना चाहिए डिलीवरी के टाइम में, तो सर ऊपर रहता है तो उसको ब्रीच बोलते हैं। और अगर फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली में पहले से हिप प्रॉब्लम है, तो ये अगर तीनों रिस्क फैक्टर है तो बच्चे को हिप डिसलोकेशन या हिप डिस्प्लेजिया होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। अब ये एक न्यूबॉर्न बेबी पे इफ़ेक्ट क्या डालता है? अगर समझिए कि उसको हिप डिसलोकेशन है तो इसका इफ़ेक्ट क्या होता है बॉडी पे? हाँ, तो देखिए, ऐसा कुछ जब तक बच्चा वॉकिंग एज का ना हो जाए, यानी जब चलने फिरने ना लगे, तब तक कुछ पता नहीं चलता है इसके बारे में। ओनली वॉकिंग एज में पता चलता है कि बच्चा लंगड़ रहा है, एक तरफ क्यों लगड़ रहा है। तभी अगर थोड़े होशियार पेरेंट्स रहे, शार्प पेरेंट्स है, तो कभी कभी वो मसाज करते वक्त या बात करते वक्त ही पहचान लेते हैं कि एक पैर दूसरे से छोटा है या कुछ मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, या कभी कभी यहाँ ग्रॉइन में जो एक क्रीज़ आता है उसके बदले में 2 क्रीज़ है। तो ये पता लगा सकते हैं पहले।